ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने 4.4 अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम का फर्स्ट पार्ट देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमने देखा था कि मेरी कॉम की कहानी क्या है, वाई शी इज़ कॉल्ड चैम्पियंस एंड एक्सेप्शनल अचीवमेंट उसका क्यों है, लोग उसे क्यों पहचानते हैं और उसका ग्रेटनेस जो था वो किस वजह से बढ़ा, है ना। तो 18 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं लाया, सिल्वर मेडल जीता, इसलिए उन्होंने पूरे देश की माफ़ी मांगी और इसी चीज़ से वो ग्रेट बन जाती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एन इंटरव्यू। एन इंटरव्यू, इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ स्पोर्ट स्कीडा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. तो ये जो इंटरव्यू है ये कब लिया गया है वो बताया गया है आप लोगों को। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव यानी स्पेशल, विशेष इंटरव्यू में विथ स्पोर्ट स्कीडा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव। तो करस्पॉन्डेंट कौन थी, बात करने के लिए कौन गई थी, तारुका श्रीवास्तव। स्पोर्ट्स क्रीड़ा के इसमें, वो स्पोर्ट्स क्रीड़ा होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, बट अब आई डोंट नो स्पोर्ट्स क्रीड़ा लिखा है कि क्रीड़ा है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मेरी कोम, उनको ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर मिला था लेकिन ये ओलंपिक में, यानी वो 3rd नंबर पे आई थी। टॉक्ड अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स, वो अपने ओलंपिक्स में उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन या तैयारी की थी उसके बारे में वो बात कर रही थी। एंड हर इलेशन, हर ग्रेट जॉय, उसका उत्साह, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी एट विनिंग अ मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद भी जो खुशी होनी चाहिए वो उनको थी, उस खुशी में और अपने प्रिपरेशन के बारे में वो बता रही थी। उस वक्त का ये वीडियो है या फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यूअर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया। हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन, क्वेश्चन पूछा है उनको कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट यानी पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि आप जो हो, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर, भारत देश की पहली फीमेल बॉक्सर है मेरी कॉम। उनके पहले कोई भी लेडी इंडिया की बॉक्सिंग नहीं करती थी, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल लाने वाली भी ये पहली ही बॉक्सर है, मेरे ख्याल से पहली बॉक्सर जिसने ओलंपिक में मेडल लाया, ये पकड़ के हम चलते हैं। हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन, तो ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास है, ये तुम्हें पूरी तरह से डुबा देता होगा ना खुशी में, इस तरह से उनको बोलना है। सिंक इन यानी रियलाइज एंड एक्सेप्ट, कि तुमको ये रियलाइज़ तो है ही, तुम्हें ये मालूम भी है, एहसास भी है कि तुम फर्स्ट हो मेडल लाने वाली, और तुम्हें इस बारे में बहुत खुशी है, तुम उसमें डूब गई हो उस विचार में। मेरी को आंसर देखिए उसका क्या है। आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है या मैंने जो कुछ भी हासिल किया उससे मैं सच में बहुत खुश हूँ। एंड येस इट इज़ येट टू सिंक इन, और हाँ अभी भी उसमें डूबने के लिए ये काफ़ी है, ये जो एहसास है खुशी का उसमें डूबने के लिए ये काफ़ी है कि मैं पहली इंडियन बॉक्सर हूँ। आई एम जस्ट सो एक्सैलरेटेड, एक्सिलरेटेड आप इसको बोल सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा। आपको कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो आप कितने खुश हो जाते हो ना, एक थ्रिलिंग वाला एक्सपीरियंस होता है आपको, तो उस तरह से इसको एक्सिलरेटेड को कहते हैं, वेरी हैप्पी, खुश। इंटरव्यूअर, सेकेंड क्वेश्चन, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव है ना प्रतिनिधि, फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से आप अकेली ही लेडी प्रतिनिधि थे। सोचो दूर इतना जाना है मगर वो अकेली ही थी। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू, तो अब एक ही बॉक्सर है, अगर 10-12 होते तो ये बॉक्सर नहीं तो दूसरा बॉक्सर, दूसरा नहीं तो तीसरा बॉक्सर, कोई ना कोई जीत जाता था मेडल, लेकिन ऐसा था ही नहीं चॉइस, एक ही लेडी थी अपनी इंडिया से, तो इससे तो उनको प्रेशर आएगा ना, बाप रे मैंने नहीं जीता तो बॉक्सिंग में तो अपना नाम ही नहीं होगा, तो आपको इसका ज़्यादा प्रेशर आया क्या, पूछा इंटरव्यूअर ने। तो देखिए उसका जवाब, नो नॉट एट ऑल, नहीं इतना नहीं आया।
आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. वाई शी वॉज नॉट प्रेशराइज? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था. आई न्यू, मुझे पता था, तो मुझे प्रेशर नहीं आया. मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे प्रेशर नहीं आया. इंटरव्यूअर, योर कोच चार्ल्स एटकिंसन वॉज नॉट अलाउड टू अकम्पनी यू टू द ओलंपिक्स. यानी चार्ल्स एटकिंसन जो उनके कोच थे, उनको पढ़ाया था, जिन्होंने बॉक्सिंग के बारे में बताया था या प्रैक्टिस लेते थे, तो उनके वो जो कोच थे उनको अलाउ नहीं किया गया था ओलंपिक में भेजना. हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस? तो उसकी वजह से तुम्हारी जो प्रिपरेशंस थी, तुम्हारी जो तैयारी थी, उसके ऊपर कोई असर हुआ क्या कि तुम्हारे सर तुम्हारे साथ नहीं थे? मेरी कॉम का जवाब है, वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड. कि मैंने मिस तो किया लेकिन मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से हो गया था, यानी बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी, तो इतना कुछ नहीं लगा. तो यही खास गुण होते हैं जो ऊंचाई पे रहते हैं. वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ से या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी डरते नहीं हैं. वो कॉन्फिडेंटली उसका मुकाबला करते हैं और अपने आप को स्थिर रखते हैं. यही हमें गुण सीखना चाहिए ऐसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन से या बड़ी हस्तियों से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे बोलते हुए कहीं पे भी ऐसा लग रहा कि उसको बहुत अभिमान है, खुद पे गर्व है, ऐसा नहीं है. वो कितना पोलाइटली आंसर दे रही है ये भी हमें समझना है. इंटरव्यूअर, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स यू स्पेयर्ड विद द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट. हु वॉज योर फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर? तो ये जो स्पेयर्ड है ना, इसका मतलब है जिनके साथ हम लोग मुक्का लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं. तो बॉक्सर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए ये स्पेयर्ड है. तो उनको पूछा है कि आपके प्रिपरेशन के वक्त आपके साथ मेल बॉक्सर ने प्रैक्टिस की थी, ओके, ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट, यानी भारतीय सन्निहित, यानी भारतीय जो, अब लेडीज़ तो थी नहीं, तो जो आपके साथ आपके इंडियन फेलोज थे उनके साथ अपने बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस की. हु वॉज योर फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर? तो आपका स्पेयरिंग पार्टनर जो था, यानी बॉक्सिंग जिसके साथ आप लड़ा रहे थे, वो आपका फेवरेट कौन था? जिन्होंने भी प्रैक्टिस की उनके साथ में ऐसे आपका फेवरेट कौन था? देखो अब उसका जवाब कितना सुंदर है. मेरी कॉम लाफ्स, वो हंसी. वेल आई ट्रेंड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वेर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम. मैंने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की है पूना में, और ये जो मेल बॉक्सर्स थे वो जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी मेरे प्रैक्टिस के लिए वो आ जाते थे. यानी जब जब इसे ज़रूरत पड़ती थी तब तक वो मेल बॉक्सर्स इसे हेल्प करते थे, यानी इसके हेल्पर हो गए, वो मदद करने वाले हो गए. टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर. इसलिए मैं किसी एक का अगर नाम लूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये अनफेयर होगा, उनके साथ ये पार्शियलिटी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो मेरे साथ सभी ने की और फिर भी मैं बोलूँगी इसमें से एक ये फेवरेट है मेरा, तो इट विल बी रॉन्ग, तो मैं नहीं कहूँगी. अब इंटरव्यूअर, you were quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in semi-finals? तो एक्चुअली उस वक्त के इसमें इन्होंने एक इंटरव्यू में ये वाक्य कहा था, जो वाक्य यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज में दिया गया है. आपको याद है पंक्चुएशन जब हम लोग कर रहे थे, मैंने बोला था कि जितने इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंसेस है वो अपने पास पंक्चुएशन के नीचे लिख लेना. ऊपर पंक्चुएशन का टाइटल डालना और नीचे उसके हर एक लेसन की जो जो ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे डैश है, सेमीकोलन है, कोलन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्वेश्चन मार्क है, वो वाक्यों को आपको लिखना है. ठीक है, तो ये भी एक वाक्य आप लिख सकते हो. तो उन्होंने एक कोट किया था, यानी ये वाक्य कहा था कि एडम्स वॉज वेरी क्लेवर, एडम्स बहुत क्लेवर है. अ काउंटर पंक्चर बट, अब ये काउंटर पंक्चर यानी क्या होता है? तो देखिए, काउंटर का मतलब होता है कि अपोजिट, और पंक्चर का मतलब है वो पंच मारने वाला, है ना. तो ये लड़की के साथ उसकी फाइट हुई थी, तो काउंटर पंचर बचाव के लिए मुक्का मारने वाली, यहाँ पे वाली अपन लेंगे कि बचाव के लिए जो मुक्का मारने वाली थी वो जो थी एडम्स, ऑल्दो शी कैरिड पावर, उसके पास पावर तो थी, यानी वो जोर से मार सकती थी. मुक्का मारने का जो है, आप लोगों को मालूम है बॉक्सिंग किस तरह से खेली जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पंचिंग जोर से करना ही पड़ता है.
तो पावर तो थी उसमें, लेकिन शी वॉजंट वेरी टैक्टिकल, लेकिन वो चातुर्यपूर्ण नहीं थी, उसके पास टैक्ट नहीं थे। किसी भी गेम को सीखने के लिए या खेलने के लिए आपको टैक्ट की भी ज़रूरत होती है। हर कोई जैसा करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैडमिंटन का देखो तो शटलकॉक को मारना होता है, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आता है कि सामने वाला जो आपका काउंटर प्लेयर है वो नेट के करीब आया है, तो आप थोड़ा ज़ोर से मारकर उसको, वो सामने ही रहेगा और आपका जो शटलकॉक है वो पीछे गिर जाएगा, या वो पीछे गया है बहुत और आपने एकदम से नेट के करीब मार दिया, तो ये टैक्ट हुई ना। ये ज़रूरी है आपको जब भी आप कोई भी गेम सीखते हो। तो ऐसी टैक्ट उसके पास नहीं थी, तो ये बॉक्सिंग की टैक्ट उनकी होगी जो भी, तो वो उसके पास नहीं थी। आई वॉज स्कोरिंग, मैं स्कोर कर रही थी, जो पॉइंट्स थे मैं स्कोर कर रही थी, बट जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन, लेकिन जजेस ने बटन दबाने के बाद ही वो स्कोर काउंट किया जाता है। तो वो बटन स्कोर मतलब बटन दबा नहीं रहे थे, तो मैं स्कोरिंग करके भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब उसको सवाल पूछा, तो डू यू थिंक डॉटगी, डॉटगी यानी अनजस्ट, अन्यायपूर्ण, अनजस्ट, अनजस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, अनजस्ट यानी अन्याय, तो अन्यायपूर्ण ये जो डॉटगी, जजिंग, जजिंग यानी न्याय करना, यानी आपके जो जज है वो आपके साथ अगर अन्याय कर रहे हैं तो आप हारोगे ना। तो अन्यायपूर्ण ये जो जजिंग हुआ है वॉज पार्ट ऑफ द रीज़न फॉर योर लॉस इन सेमीफाइनल्स, तो क्या जो आप सेमीफाइनल में हारे इसीलिए उनको ब्रॉन्ज मिला। अगर सेमीफाइनल जीतते और फाइनल हारते तो सिल्वर मिलता, और फाइनल जीतते तो गोल्ड मिलता, लेकिन सेमीफाइनल हारे तो ब्रॉन्ज मिला। तो क्या आपको ब्रॉन्ज मिलने के पीछे यही वजह है कि जजेस ने आपके साथ अन्याय किया? मेरी कॉम, यस, हाँ, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वेयर अनफॉर्चुनेट। कुछ डिसीजन, आजकल डिसीशंस कहा जाता है इसको, हाँ, जो बोले जाते हैं एक्चुअली डिसीजन ये पहले बोला जाता था, आजकल डिसीशंस कहते हैं, पर मैं फ़िलहाल डिसीजन के साथ ही जाऊँगी। द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट, मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण थे ये डिसीजन। जो हो सकता है कि जज भी तो एक इंसान ही है ना, शायद नहीं समझ में आया होगा या समथिंग लाइक दैट, एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट, पर उसका मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। बेनिफिट यानी डिड नॉट वर्क माई बेनिफिट, मतलब मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ तो भी गड़बड़ हुई थी, जजेस की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई थी, ये मेरा दुर्भाग्य है या दुर्भाग्यवश मेरे साथ ऐसा हुआ। इंटरव्यूअर, इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 ओलंपिक्स, even though we are a nation of 1.3 billion people। हमें 2012 के ओलंपिक में सिर्फ कितने मेडल मिले हैं? 6 मेडल, जबकि हमारा जो देश है उसमें 1.3 बिलियन करोड़ नहीं, अरब जनसंख्या है। 1.3 अरब जनसंख्या के देश में सिर्फ 6 गोल्ड मेडल मिलना बहुत ही अजीब बात है ना। अरबों की संख्या में हम हैं और 6 गोल्ड मेडल ला रहे हैं हम लोग। वेयर डू यू थिंक अ चेंज, तो तुम्हें कहाँ लगता है कि ये चेंज रिक्वायर्ड है टू गेट हेल्प अस विन मेडल्स दैट आर प्रपोर्शनेट विथ आवर पॉपुलेशन? तो हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में कितने गोल्ड मेडल आना अपेक्षित है? अगर 1.3 मिलियन पीपल इस देश में रहते हैं तो कम से कम 50 गोल्ड मेडल आना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 500, है ना। सिल्वर मेडल तो हज़ारों में आना चाहिए और ब्रॉन्ज तो लाखों में आना चाहिए, तब तो मिलियन का काम होगा ना। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो उसको पूछा गया कि जो अनुपात में हमारी जनसंख्या है उस अनुपात में, उस प्रपोर्शन में मेडल्स नहीं आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह है कि ऐसा नहीं होता है? मेरी कॉम, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर, यानी पूर्णकालिक करियर। ऐसा नहीं कि इंजीनियर बन रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मज़ा आता है स्पोर्ट्स में इसलिए स्पोर्ट्स खेल लिया, लेकिन वो इतना अच्छा खेला कि वहाँ पे जाकर ओलंपिक में उसे पार्टिसिपेट करने को मिला, मेडल कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी जगह पे नहीं, मुझे यही करना है, मुझे करियर में ओलंपिक से मेडल ही लाना है, तो कोई भी गेम चूज़ करके वो अगर उसके पीछे करियर करके साथ देता है तो इस तरह से हमें गोल्ड मेडल या बाकी के मेडल्स मिल सकते हैं। तो उसने कहा कि जब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मोर एंड मोर पीपल
टेकअप स्पोर्ट्स एज देयर फुल टाइम करियर ऑप्शन। अगर वो फुल टाइम अपना करियर बनाते हैं स्पोर्ट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग खेलने आते हैं, तो इफ़ वी वांट मोर गोल्ड मेडल्स, तो अगर हमें गोल्ड मेडल ज़्यादा चाहिए तो ऐसा उन्हें करना पड़ेगा। यानी भारत देश के बहुत कम लोग जो है वो स्पोर्ट्स में ही जाते हैं। मेरे जैसे उनका तो मानना है कि स्पोर्ट्स में इसलिए साधारण लोग नहीं जा सकते क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, उस तरह के आपको खाना पीना लगता है, उस तरह की आपकी लाइफस्टाइल लगती है, एक्सरसाइज लगती है, एक्सरसाइज के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सारा खरीदना तो लाखों करोड़ों का काम है, तो ये एक साधारण व्यक्ति कैसे कर पाएगा। हाँ, अगर कोई अच्छा खेल लेता है तो उसको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पहले से तो शायद वो करेगा। तो मैं अपने बच्चे को क्या बोलूँगी, बेटा अपने पास इतना पैसा नहीं है कि अपन यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ तो अपने घर का पैसा लगेगा। लेकिन तुम अगर पढ़ाई करोगे, मेरिट आओगे, तो गवर्नमेंट खुद अब तुम्हारे लिए पैसा खर्च करती है, तुमको स्कॉलरशिप देती है। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अपने जैसे जो साधारण लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अरे रहने दो ना स्पोर्ट्स, अपन इधर कुछ छोटी मोटी नौकरी, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कल जाके हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। कोई जैसे अभी कोविड की जैसी त्रासदी आई, साल भर बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो गए, तो ऐसे वक्त पे भी मैं भूखा ना मरूं, इसलिए हम इतना पैसा ज़रूर कमाएं। तो हमारी जनरल लोगों की सोच इस तरह से होती है। लेकिन मेरी कौम का क्या कहना है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स लेते हैं तो हम गोल्ड मेडल ज़रूर जीतेंगे। लेकिन आगे भी देखते हैं, मोर कॉरपोरेट्स शुड कम इन। लेकिन अब देखिए उसे भी ये बात पता है, क्योंकि वो भी एक पुअर कंडीशन से आई हुई लेडी है। तो मोर कॉरपोरेट कंपनीज का मतलब होता है जो बड़े बड़े कंपनी या इंडस्ट्रीज होती है। फॉर एग्जांपल टाटा लो, बिरला, अंबानीज, उसके बाद में महिंद्रा, ये जो कंपनीज हैं, ठीक है, या मैक्स प्रो वगैरह, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल नेशनल कंपनी है। ये जो कंपनीज है, इन लोगों ने अगर स्पोर्ट्स वाले व्यक्तियों का खर्चा उठाना शुरू किया, ओके, देखो अभी क्या है, मोर कॉरपोरेट शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स। स्पॉन्सर करना यानी प्रायोजन करना, इन प्लेयर्स के लिए पैसा देना। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल जब आप खेल देखते हो तो जो ग्राउंड वगैरह रहता है उसके ऊपर पेप्सी की ऐड, या वो बैटिंग जो करते हैं तो बैट के ऊपर या बॉल के ऊपर इस तरह से कुछ ना कुछ ऐड होती है, या फिर वो जो ड्रेस पहनते हैं उसके ऊपर कंपनीज के नाम लिखे रहते हैं क्या। तो ये नाम क्यों लिखे रहते हैं कि ये कंपनीज इन प्लेयर्स को स्पॉन्सर करती है, पैसा देती है। उनके जो भी खेलने के लिए जो काम आता है उसके लिए जो कुछ खर्चा लगता है इन प्लेयर्स को, वो खर्चा वो कंपनीज उठाती है, खुद तो वो प्लेयर नहीं उठा सकता। तो इसका कहना है कि कॉरपोरेट जो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, वो अगर प्लेयर्स को स्पॉन्सर करती है, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में आएंगे और आगे अपना करियर बनाएंगे, क्योंकि उनको अपना पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि उनके पास तो उतना है भी नहीं। So that the players don't have any financial pressure and can just focus on their game. तो जो प्लेयर्स है उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और वो अपने गेम की तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। ओके, अब आप एक चीज़ सोचिए, एक लेसन था पहले, अभी वो नहीं है, इस नया कोर्स आया तो उसमें शूटिंग के ऊपर था वो। तो शूटिंग यानी बंदूक से शूट करना। तो कोई 5 साल के उम्र में अपने बच्चे को बंदूक दे देगा क्या, जा तू शूटिंग करके आ, अभी से तू शूटिंग शुरू कर, यानी तू बड़ी होके या बड़ा होके बहुत बड़ा शूटर बनेगा, ओलंपिक में मेडल जीतेगा। वो बंदूक की कीमत कितनी होगी आप सोचिए। वो छर्रे जो उसमें डाला जाता है या जो जिसके ऊपर मारने के लिए रहता है वो कितने का रहता है, हर बार वो तो ख़राब होगा, तो हर बार वो नया लाना पड़ेगा, तो उतना पैसा कहाँ से देगा कोई। तो उसके लिए अगर कोई ऐसे जैसे एकेडमी होती है, जैसे आप लोग आते हो पहली से पढ़ने के लिए, वैसे अगर स्पोर्ट्स की कोई एकेडमी हो तो आप लोग वहाँ पे भी पढ़ने जाओगे, है ना। तो वहाँ का खर्चा कौन कर रहा है, ये स्पॉन्सर्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है। तो आप वहाँ पे बिंदास होके सीख रहे हो, नहीं तो आपको बार बार फीस के लिए अगर तंग किया, नहीं अभी 6 महीने हो गए, चलो लाओ 3,000 रुपये फ़ीस है अभी, और नहीं है तुम्हारे पास, तो तुमको प्रेशर होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को प्रेशर होगा, तो तुम अपने गेम की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, गेम बिगड़ जाएगा, तो ओलंपिक के लिए तैयारी होगी क्या, नहीं। तो इसलिए उसका कहना है कि ऐसे अगर स्पॉन्सरर मिल जाए कॉरपोरेट कंपनीज़ के,
तो लोग आगे आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फिर करियर अपना चुनना चाहिए स्पोर्ट्स को। कितना समझदारी से बात कर रही है वो, ओके। और वो सारी चीज़ें उसके ऊपर से गुजरी होगी, वो खुद उस परिस्थिति से गई होगी, इसलिए वो अंडरस्टैंड करती है इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट इंटरव्यूअर, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड ओलंपिक्स? ओलंपिक के पार, यानी सिर्फ ओलंपिक में जीतने के लिए बॉक्सिंग खेल रही है ये नहीं, तो उसके पार भी ये इंटरेस्ट जा सकता है क्या इंडिया में? येस, आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू ईयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर अराउंड। ऑल द ईयर राउंड मतलब पूरे साल भर में बॉक्सिंग यंग लोगों में क्या हो जाएगा? पॉपुलर, लोकप्रिय हो जाएगा। तो पूरे साल भर में ऐसा मुझे लगता है कि बॉक्सिंग जो गेम है वो इंडिया में पॉपुलर हो जाएगा और आने वाले सालों में भी ये गेम पॉपुलर रहेगा। अब इंटरव्यूअर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। ये जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है ये भी समझो, क्योंकि आपको 5 मार्क इंटरव्यू के ऊपर भी आते हैं। इंटरव्यू ऑफ एनी राइटर, एनी पोएट और एनी स्पोर्ट्स पर्सन, उसका भी इंटरव्यू का रहता है, तो वो भी आप लिख सकते हो इसमें, ओके। हाउ अवेयर आर इंडियन वीमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? भारत की जो नारियां हैं, जो औरतें हैं, वो पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में, रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताएं, तो पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हम लेडीज़ के लिए इंडिया की रहनी चाहिए, वो कितनी लेडीज़ ध्यान देती है? आपकी मम्मी लोग भी हैं, वो कितना अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है? कि सबसे ज़्यादा घर में काम कौन करता है? माँ, है ना, लेडी करती है। सुबह से लेकर लगी रहती है, रात के सोने के वक्त भी सबसे लेट मुझे लगता है वही सोती है। कितने सारे काम होते हैं, है ना। हमें तो लगता है वो घर पे है तो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन आप देखिए घर पे एक दिन रह के वो पूरा दिन भर काम करती रहती है। सुबह भी जल्दी उठती है, रात को भी लेट सोती है एंड वो काम करती है, तो उसने कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए ना अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। तो इंडियन वीमेन के न्यूट्रिशन के बारे में सवाल पूछा है। डाइट यानी आहार एंड न्यूट्रिशन यानी पोषण मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर। ये की फैक्टर यानी एक महत्वपूर्ण कारक या घटक होना चाहिए। मस्ट हैव ये शॉर्टकट है, HAVE हैव और मस्ट को जोड़ा है, तो मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग यानी अपने आप को अनुकूल करने के लिए। आपने कंडीशन वर्ड या कंडीशनिंग वर्ड, कंडीशन तो नहीं, कंडीशनिंग वर्ड सुना है। शैम्पू के बाद कंडीशनर लगा के बालों को कंडीशनिंग करते हैं। क्या करते हैं एक्चुअली? कंडीशनिंग करना यानी क्या होता है? तो अपने बालों को हाथ लगाने लायक बनाना, अनुकूल बनाना। आप अगर शैम्पू करते हो और हाथ लगा के देखिए, आप बाद में एकदम रूखे रूखे सूखे सूखे से बाल होते हैं। लेकिन आप कंडीशनिंग करते हो तो, कंडीशनर लगाते हो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, अनुकूल हो जाते हैं वो बाल। तो कंडीशनिंग के लिए, अब ओलंपिक्स के कंडीशनिंग के लिए, यानी अगर आपका शरीर अनुकूल बनना चाहिए तो आपको डाइट के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आहार और न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व हमारे शरीर को जो मिलते हैं। डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? इंडियन स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन, पोषण, ये एक निग्लेक्टेड भाग है, यानी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता क्या, ऐसा आपको लगता है? और भारतीय वीमेन के भी न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया है सवाल। मेरी कॉम का आंसर देखिए। द अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ अमंग द फीमेल एथलीट्स। तो जो फीमेल एथलीट्स है उनमें ये अवेयरनेस, ये जागरूकता बढ़ रही है अभी डाइट के बारे में। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जब बात आती है, यानी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के संबंधी जब बातें आती है, तो अभी इंडियन वीमेन भी उसके बारे में जागरूक या समझदार होने लगी है। न्यूट्रिशन हैज़ डेफिनेटली बीन अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो डेफिनेटली इंडियन स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। किसको कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। आई हैड टू गेन 3 kgs since I had to fight in the 51 kg event instead of the usual 48 kgs that I fight in। तो यूजुअली हमेशा वो 48 kg में लड़ाई
करती थी, यानी बॉक्सिंग के लिए चुनती थी, लेकिन अब उसे 51 में जाना था, तो उसे 3 किलो वेट बढ़ाना था। तो 3 किलो वेट बढ़ाने के वक्त उनको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन को ध्यान नहीं देते, या जो भी उनके अनुभव होंगे। सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट। तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना पड़ा, क्या खाना चाहिए। ओके, आई गेंड वेट बाय ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड। मैंने सही तरीके का हेल्दी फूड खाकर अपना वेट गेन किया, रैदर दैन बैड सैचुरेटेड फैट। बाकी के भी अनहेल्दी, वसायुक्त या चर्बी युक्त खाना रहता है, लेकिन मैंने वो बैड सैचुरेटेड फैट नहीं लिए, मैंने हेल्दी डाइट लिया, जिससे मेरा वज़न बढ़ा और मेरी तबीयत में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हमारा एक का आंसर है ना कि हाउ डिड मेरी कॉम इंक्रीज हर वेट। तो हमने इसी को देखिए कैसे किया था, लास्ट सेंटेंस देखिए, सो आई हैड टू फोकस ऑन बाय फोकसिंग ऑन व्हाट टू ईट। इस तरह से मैंने वाक्य बनाया था आप लोगों के लिए, है ना। तो आपको भी किस तरह से आंसर लिखना आना चाहिए वो देखना है कि क्वेश्चन कहाँ था, कैसा था, फिर मैडम ने आंसर कैसे लिखा। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए पार्ट है, आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ बिग अ रोल डिड OGQ प्ले इन स्लैप शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर। तो बॉक्सिंग सीन यानी बॉक्सिंग सिनेरियो, जो बॉक्सिंग से रिलेटेड गेम है या स्पोर्ट्स है, उससे रिलेटेड OGQ ये कंपनी ने क्या किया। OGQ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस। मेरे सक्सेस में OGQ ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल अदा किया है। दे हेल्प मी आउट वेन एवर आई नीडेड समथिंग। वो जब भी मुझे मदद लगती थी, नीड होती थी, ज़रूरत लगती थी, वो मुझे हेल्प करते थे। दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग विच हेल्प मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग। उन्होंने हर उस चीज़ की केयर की जो मुझे अपने बॉक्सिंग के ऊपर फोकस करने के लिए या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काम आती थी। एंड केप्ट मी स्ट्रेस फ्री, और मुझे टेंशन फ्री रखा। ये भी एक आंसर था OGQ के लिए रिलेटेड, हमने लिखा था इसमें से। तो यहाँ पे माई सक्सेस को मेरी कॉम्स सक्सेस बनाया था हमने, फिर मी को हर किया था, माई को हर, मी को हर कैसे किया जाता है, आई का शी क्यों होता है, ये सब जो होते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस टाइप होता है, क्योंकि बोलने वाली मैं है लेकिन हमें वो करके संबोधना है, तो इसलिए आई का शी या ही बनता है। इट्स लाइक दैट। अब इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझा ना OGQ कंपनी क्या करती है, या OGQ जो भी कुछ होगी, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करने वाली कोई संस्था होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसने ऐसा किया। नेक्स्ट इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। इंडियन बॉक्सिंग के लिए फ्यूचर आपका क्या ओपिनियन है। तो इंडियन बॉक्सिंग का जो फ्यूचर है, भविष्य जो है इंडियन बॉक्सिंग का, उसके लिए आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन, विचार क्या है। मेरी कॉम का आंसर है द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। एंड आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे बॉक्सर्स इंडिया के लिए मेडल्स ले आएंगे। इंटरव्यूअर, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम। अब ये पर्सनल क्वेश्चन पूछा है कि डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस, कन्विंस करना है ना, समझाना, योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चों को, नॉट टू फाइट, कि फाइट ना करे, व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम। जब वो आपको बाहर जाते हुए देखते हैं और बाहर आपकी स्टाइल में आपको फाइटिंग करते हुए देखते हैं, बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं, तो क्या वो बच्चे भी आपके फाइटिंग करते हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। मेरी को, वेल आई हैव ट्विंस। अब और बड़ी प्रॉब्लम, उसे ट्विंस है यानी जुड़वा बच्चे हैं। एंड येस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल। और कभी कभी मुझ पर सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को कंट्रोल करना। एक बच्चा रहा तो उसको आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर और एक मिल गया तो उसी के उम्र का, उसी की समझ का, तो आप सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट पेज 150। इंटरव्यूअर, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल। क्या आप भविष्य में अपने बच्चों को बॉक्सर्स बनने के लिए ही ट्रेन करोगे। मेरी कॉम का आंसर है आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। मैंने नहीं सोचा। एज ऑफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर बॉक्सर।
नहीं सॉरी, लेट देयर मदर बॉक्स, अभी तो फिलहाल उनकी मम्मी को ही बॉक्स करने दीजिए। बॉक्स यानी एक एक्ट हो गया, एक्शन हो गई, तो बॉक्सिंग बॉक्स, BOX बॉक्स यानी क्या हुआ, लड़ाई करना, यानी ये वर्ब है। ओके। इंटरव्यूअर, यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स अबाउट द वीमेन। स्टीरियोटाइप्स यानी जो एक छपाई है औरतों के ऊपर कि वो घर का काम संभालेगी, बच्चों को संभालेंगी, घर साफ सुथरा रखेगी, घर के लोगों का ख्याल रखेगी, उनकी न्यूट्रिशन का, ये जो एक स्टीरियोटाइप औरतों पे छाप चढ़ी है उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं अपन, कि स्थिर नमूना एक प्रकार का। तो आपने ये ब्रोक कर दिया यानी तोड़ दिया। आप सोचो कि आपकी मम्मी बॉक्सर है, घर में जो मम्मी है आप लोगों की, जो काम करती है घर में सारे, वो एक्चुअली एक बॉक्सर है। ओके, जस्ट इमेजिन। सो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बॉक्सर है या कोई बहुत बड़ा चैंपियन है तो घर में भी वो उसी तरह से रहता होगा कि वो बस मारा मारी ठोक, ये कर वो कर, या सिर्फ खुद के लिए ध्यान देता होगा? अगर कोई क्रिकेटर है तो वो ऑल द टाइम कैच कैच खेल रहा है या बैटिंग ही कर रहा है, इज इट सो? घर में वो कैसे रहते होंगे ये हमको समझना है यहाँ पे। तो यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स अबाउट द वीमेन इन इंडिया बाय शोइंग दैट वीमेन कैन कॉम्पीट विथ मेन इन एनी फील्ड। और बॉक्सिंग का फील्ड तो एक बहुत ही अलग फील्ड है, यहाँ पे बॉयज़ के साथ कॉम्पीट करना यानी मेन जो करते हैं वही अब औरतें भी करने लगी है। लेकिन बॉक्सिंग और पहलवानी, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों शौक सचमुच बहुत भयंकर है। तो ये करना ये बहुत बड़ी बात है अपने में। बट हाउ गुड आर यू, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा किया है, इट्स वेरी गुड। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग। लेकिन अब ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, फेमिनाइन यानी स्त्री संबंधी जो एक्टिविटीज़ होती है, स्त्री संबंधी जो क्रियाएं होती है, जैसे कि कुकिंग, किचन में काम करना या खाना बनाना, उसमें आप कैसी हो ये पूछा है। मेरी कॉम, वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू। मैं कुकिंग में भी अच्छी हूँ और सारे घर के काम भी मैं अच्छे से कर सकती हूँ। इंटरव्यूअर, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वीमेन इन बॉक्सिंग वन डे। क्या कभी आप आगे जाकर कोच बनना चाहोगे इंडियन वीमेन के बॉक्सिंग के लिए? मेरी कॉम, लेट्स सी, देखते हैं। इन द फ्यूचर मे बी येस, फ्यूचर में अगर चांस मिला तो ज़रूर मैं कोचिंग करूँगी। इंटरव्यूअर, व्हाट डू यू प्रीफर बीइंग कॉल्ड। आप क्या प्रीफर करते हो, क्या पसंद करते हो, क्या बोलना पसंद करते हो, यानी आपको क्या नाम से बुलाया जाए ये पसंद करते हो? सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर, कि सुपर मॉम आपको बुलाना अच्छा लगता है कि सुपर बॉक्सर बुलाना अच्छा लगता है? मेरी को, आई लव बीइंग अ मॉम, मैं माँ बन के ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी। मेरे साथ जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हुई इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं मॉम बनी। तो मुझे मॉम बने रहना ही बॉक्सर से अच्छा लगता है। इसीलिए हमारे लेसन का नाम क्या है? मेरी कॉम अनबीटेबल सुपर मॉम है कि सुपर बॉक्सर है? अनबीटेबल है ना वो, तो सुपर बॉक्सर नहीं सुपर मॉम है। दैट्स वाई शी लाइक्स इट। एक्चुअली सुपर मॉम बनना उसे अच्छा लगता है, इसीलिए इस लेसन का भी नाम उसी तरह से दिया गया है। तो आई होप आपको लेसन समझा होगा। और क्यों ये जो ग्रेट लोग ग्रेट क्यों बनते हैं, ये हमारे जैसे साधारण लोग हैं, मगर ये महान बनने के पीछे क्या रीज़न रहता है? इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रबल्स आए रहते हैं बच्चों, बहुत संघर्ष रहता है, और ये संघर्षों के बावजूद अपनी मंजिल पाने के लिए कंटिन्यूअस प्रयास करते रहते हैं, और इसीलिए ये बहुत महान या ग्रेट बन पाते हैं। तो ग्रेट बनने के लिए ग्रेट पैदा होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ग्रेट चीज़ों को आपको करना आना चाहिए। कॉमन लोग ही ग्रेट बन सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? वर्कशॉप के क्वेश्चंस।